चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है, आज तो थ्योरी रिवाइज करनी है, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक बड़ा सा टॉपिक है ना, और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। इस कारण से चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि किसी चैप्टर में अगर मान लो कि फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं, सिचुएशंस अगर ज़्यादा होती है, तो मोस्टली सवाल जो होते हैं वो फॉर्मूला पर और सिचुएशंस पर ही बन जाते हैं। कोई भी अगर अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा, हर सिचुएशन पे, हर फॉर्मूले पर अगर चार पांच सवाल भी अगर करके जाए ना, तो वो जेईई मेन में जो भी सवाल देखेगा वो उसने पहले से कभी न कभी कर रखा होगा और उसका जेईई मेन में बड़े आराम से सवाल सही हो जाएगा। दिक्कत कब आती है? जब किसी चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ना हो, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे हों, जैसे मैकेनिक्स हो गई, जैसे ईएमआई हो गया, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑफ कोर्स है ना, चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल होती हैं कि हाँ बस एक लाइन है, बिल्कुल सोचते रहो। उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि बच्चे को दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आती है। जिन चैप्टर्स में फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस वाला जो चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर के अंदर फॉर्मूले खूब सारे होते हैं और हर फॉर्मूले पर पाँच अगर कोई बच्चा सवाल कर लेगा तो उन्हीं, तुमने अगर कोई भी किसी भी कोचिंग अगर शीट भी की हो तो मोस्टली सवाल तो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं इन चैप्टर से। तो बच्चा काफ़ी हद तक वेल इक्विप्ड हो जाता है कोई भी जेईई मेन का सवाल करने के लिए। बाकी चैप्टर्स में ऑफकोर्स दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर मैंने ये बात इसलिए बोली है कि ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा सा आसान टॉपिक है, ये मान ले, बड़ा हो सकता है, फॉर्मूले खूब सारे हो सकते हैं, बट ये आपके लिए अच्छा है। अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि बेटा छोड़ने से अच्छा है कि हर फॉर्मूले पे 5 सवाल कर ले, एंड बिलीव मी, है ना, आपका आंसर आ जाएगा जेईई मेन वाला। मैं एक बात और बोलूँगा कि है ना, लास्ट ईयर है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सवाल जेईई मेन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पूछे थे, बल्कि अक्रॉस द अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे। बट इट डजेंट मीन कि इस साल वे नहीं पूछेंगे, क्या पता पेपर के अंदर 2 सवाल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हों। लेकिन ये मैं बिल्कुल बिल्कुल तय है मेरे को, मतलब एकदम मेरे को क्लैरिटी है इस बात की कि जेईई मेन के अंदर जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल आएगा वो बहुत आसान आएगा, ठीक है, बहुत आसान आएगा। और कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर आसान तो है चैप्टर, लेकिन सर लास्ट ईयर नहीं पूछा था, क्या पता इस साल भी पूछे ना पूछे। यार ना, इतनी बड़ी रिस्क थोड़ी ले सकते हैं, इससे अच्छा तो पढ़ लेंगे ना। ठीक है, अपन कोई सट्टा थोड़ी खेलने हैं, अपन तो पढ़ने हैं ना, सट्टा थोड़ी खेलेंगे अपन। ठीक है, चलिए बच्चों चैप्टर बड़ा है इसलिए बकलोली कम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा लाइट किसी इंटरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये इंटरफेस है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की कोई लाइट आई ऐसे, कोई लाइट आई ऐसे, इस सरफेस का ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। फिर इसके बाद ये लाइट जो होगी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस लाइट को हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोल देंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता तो रे यूं निकल जाती। रिफ्लेक्शन ने रे को इस तरफ मोड़ दिया है, डेविएट कर दिया है। इस डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से तक का टोटल एंगल 180, जिसमें से 2i ये, तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका पास आ गया 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर बेटा पाई माइनस 2i। दिस इज योर डेविएशन। अगर i की वैल्यू 0 हुई तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर पलटकर लौट जाएगी। इसे हम इंग्लिश में रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक बोलेंगे। ये शब्द बड़ा याद रख लेना, कभी सवाल में अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि पक्की बात है कि i इज इक्वल्स टू 0 हुआ है, तभी तो रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक है। i इज इक्वल्स टू 0 बड़ा फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए बड़ा आपके पास ये कोई मिरर है, ये कोई नॉर्मल है, कोई रे नॉर्मल के अलोंग ही आ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 0। रे जैसे आई वैसे आपकी पलट कर लौट जाएगी। कोई मुझसे अगर डेविएशन पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट दैट कम्स आउट बी 180 डिग्री। तो आपके पास डेविएशन इस तरह से 180 डिग्री आ जाएगा। जो रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से पलट कर वापस चली गई है।
प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई ऐसे बहुत हाई फाई बात इसमें है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ऑब्जेक्ट अगर सामने पड़ा है तो हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रियल है। ऑब्जेक्ट जितना सामने होगा बड़ा इमेज उतनी ही इसके पीछे बनेगी, उतनी ही पीछे बनेगी। ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी ऐसे, ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी ऐसे, रेज रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, रेज रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे। इन रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे बड़ा हम हमेशा इमेज बोल देंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है ये आपकी वर्चुअल है। प्लेन मिरर के केस में आप इस बात को याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगी तो इमेज पीछे होगी, मतलब ऑब्जेक्ट रियल होगी तो इमेज आपकी हमेशा ही वर्चुअल होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। साथ में एक बात और बोल दूं, हालांकि ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड सी बात है। अगर मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की आपके पास बड़ा लेट से हाइट है h, इसके सामने कोई मिरर है, इसके सामने बड़ा कोई इस तरह से पैरेलली मिरर पड़ा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो कि ये इंसान है, ये इंसान है, और ये इंसान मिरर के अंदर अपनी खुद की इमेज देखना चाहता है। तो इंसान की अगर हाइट h है तो ये इंसान अगर अपनी पूरी कंप्लीट इमेज अगर मिरर के अंदर देखना चाहता है तो इस मिरर की जो लेंथ है वो बड़ा कम से कम h/2 तो होनी चाहिए, कम से कम h/2 तो होनी चाहिए। इसको हम ज्योमेट्री वगैरह से बड़ा प्रूव भी कर सकते हैं, अपने क्लास में प्रूव किया भी है, बट एक बार के लिए आप चाहो तो बड़ा याद रख सकते हो। इंसान की खुद की अगर हाइट h है और अपनी कंप्लीट इमेज अगर मिरर के अंदर देखना चाहता है तो मिरर की कम से कम जो लेंथ है वो h/2 होनी चाहिए। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। इट इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल मिरर आपके पास दो तरह के होंगे, सुनिएगा। एक इस तरह का मिरर जिसमें इस तरफ से अपन ने पॉलिश कर रखी होगी और इधर वाली साइड बड़ा रिफ्लेक्शन के काम आएगी। इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। ये जो पॉइंट होगा बड़ा ये हमारा पोल होगा। यहां कहीं आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है बड़ा ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फोकल लेंथ वैसे तो बड़ा r/2 होती है, लेकिन हम आगे जाके इसको साइन वगैरह के साथ भी देखेंगे। तो मैं अभी से याद कराता हूं कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी। कारण भी मैं आगे जाके आपको बात बता भी दूंगा, मैं भी बताता हूँ। जैसे होता क्या कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी इस तरफ, तो हम इस साइड को पॉजिटिव मानते हैं, इस साइड को नेगेटिव मानते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड में है तो r का साइन हम नेगेटिव मानते हैं। फोकल लेंथ उसका जस्ट हाफ होती है तो वो भी नेगेटिव ही होगी। तो कॉनकेव में हम फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव मान के चलेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मिरर ऐसा है, ये वाले साइड अपन ने पॉलिश कर रखी है और इधर वाले साइड हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इधर वाले साइड हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइट यूँ जा रही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, बड़ा जो फोकस होगा वो यहाँ कहीं आएगा। ये डिस्टेंस आपके पास r आएगी, बड़ा ये आपके पास डिस्टेंस r/2 आएगी। इस तरह के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। फिर से यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन ऐसे मानते हैं कि रेज इधर आएंगे तो ये वाले साइड पॉजिटिव, ये वाले साइड नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में, जो बड़ा प्रिंसिपल फोकस है वो भी पॉजिटिव साइड में। इस कारण से हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। चाहो तो बड़ा आप चाहो तो याद कर सकते हो, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी अगर बात याद रख लोगे और साइन कन्वेंशन ना भी याद रखो तब भी बड़ा आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कहाँ कहाँ है ये बताने के लिए बेटा हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड फॉर्मूला इज लाइक दिस, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f बेटा मैं पहले बोल चुका हूँ कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। जैसे मान लो कि कल को वो बोल दे कि कॉनकेव है मिरर और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है, तो गवारों की तरह बड़ा फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर बोल देना। कॉनकेव है तो फॉर्मूले में f को -25 ही यूज करना है। हाँ,
कॉन्वेक्स के लिए बोल दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है, तो बोल देना कि हाँ सर इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव होगी। सर ये यू और वी क्या है? यू जो है ये बड़ा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये जो v है ये आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये जो बड़ा आपके पास x एक्सिस है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ और इमेज कहाँ उनकी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट में इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक साइड बड़ा मिरर की तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। किधर प्लस किधर माइनस, तो सुनना इस बात को। ये अगर मिरर है तो इस पर रेज यू गिरेंगी, तो ये वाले साइड आपके पास प्लस होगी और ये वाले साइड माइनस। जिधर की तरफ रे जा रही है उधर प्लस, जिधर से आ रही है वो माइनस। ये बड़ा आपका कॉनकेव मिरर है, रेज तो बड़ा इस पर इंसिडेंट रेज तो ऐसे गिरेंगी, तो ये वाले साइड आपके पास प्लस और ये वाले साइड माइनस। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेट से 10 सेंटीमीटर पड़ा है, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पड़ा है, तो यू को तुम बड़ा 10 मत लेना, यू को तुम -10 लेना, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखने की, यू और वी को हमेशा हमें साइन के साथ लिखना है, और साइन कन्वेंशन में क्या याद रखना है कि जिस तरफ रेस जा रही है वो वाली साइड प्लस, जिधर से रेस आ रही है आपके पास वो माइनस। इतना सा याद रखने से हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा, हमें किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। बाकी थोड़ा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो और आइडिया लग जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बातें तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला आप इस तरह से यूज़ करें। हालांकि कई बच्चे ना इसको इस तरह से भी याद रखना पसंद करते हैं, इसको यूँ लिख लो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इससे मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू बड़ा f(u) अपॉन u माइनस f। तो चाहे ये वाला याद रख लो चाहे ये वाला याद रख लो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपके पास लेट से बड़ा कोई मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, यू पड़ी है, ठीक। ये इसका टॉप है, ऊपर वाला पॉइंट है। मैं इस ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है मैं उसको y_o लिख देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट की लेट से मेरे प्यारे बच्चों जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं बनी, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं बनी, ये इमेज बनी ऐसे, और इस इमेज का जो y कोऑर्डिनेट है लेट से वो आपके पास है yi। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे ऐसा कहता है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। v क्या है बड़ा ऑफ कोर्स जो आपकी इमेज है उसका x कोऑर्डिनेट, u क्या है जो बड़ा आपकी ऑब्जेक्ट है उसका x कोऑर्डिनेट। ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, जैसे मैंने डायग्राम में बना रखी ना वैसे। मैं पर ऐसे एक बात और बोल दूं, जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है। v मैंने अभी अभी यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। बड़ा वो u से u कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो जाएगा f अपॉन f माइनस u। f को साइन के साथ ही देखना, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव। u क्या है बड़ा ऑब्जेक्ट का आपका x कोऑर्डिनेट। दोनों ही फॉर्मूला अपनी जगह अच्छे हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर v और u का सेम साइन हुआ तो उस केस में इन दोनों का साइन अगर सेम हुआ तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा। u और v का सेम साइन का मतलब ये होगा कि या तो दोनों मिरर के आगे होंगे या दोनों मिरर के पीछे होंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर मिरर के आगे होंगी तो उस केस में आपकी रियल ऑब्जेक्ट होगी, रियल इमेज होगी, तो बड़ा उस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपके पास।
दोनों मिरर के अगर पीछे हुए तो वर्चुअल ही ऑब्जेक्ट होगी, वर्चुअल ही इमेज होगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुई, वर्चुअल इमेज होगी, तो वी और यू का साइन वापस से सेम, तो फिर से आपके पास जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन अगर वी और यू का साइन अपोजिट हुआ, मतलब एक का प्लस एक का माइनस हुआ, तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। वी और यू के साइन अपोजिट होने का मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या बड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी, तो उस केस में आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब इमेज जो होगी वो आपकी इरेक्ट बनेगी। बाकी तो ठीक है बेटा, फॉर्मूले से आपके मोस्टली सवाल बन जाएंगे। ये सब बातें याद ना भी रखो तब भी चल जाएगा, ये वाली बातें तो आप खुद भी फॉर्मूले से सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने कोई याद करा दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया बेटा, अगर मान लो कि यही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ी होती तो क्या करते, तो बेटा ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर 1/v + 1/u = 1/f से इमेज कहाँ बनती है ये निकालता। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़े, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, इसके बेटा 1/v + 1/u = 1/f से इमेज कहाँ बनती है वो निकालता, तो मुझे पता लग जाता कि इमेज कहाँ बनी है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ी हो तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इस वाले पॉइंट पर मिरर का फॉर्मूला लगा देना, इस वाले पॉइंट पर मिरर का फॉर्मूला लगा देना, तो आपको पता लग जाएगा कि इमेज कहाँ पड़ी है। तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का ही याद करने की आपको जरूरत है। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। दो केस ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए, हालांकि बेटा इतना टफ सवाल पूछने की संभावना कम है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब आप नोट्स लिख ही रहे हो तो कम से कम प्रॉपर नोट्स सारे के सारे बन जाएं। पहला केस कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भाग रही है, लेट से वी ओ वेलोसिटी से, तो इमेज भागेगी बेटा ऐसे वी आई वेलोसिटी से। यहाँ पर आप सीधा का सीधा बड़ा फॉर्मूला याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। बड़ा वी और यू क्या है आप पहले से जानते हो, वी है आपकी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, यू क्या है बेटा आपकी ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे बेटा v/u आप चाहो तो याद भी कर सकते हो f/u - f का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, बड़ा दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अक्सर बड़ा आपका मिरर रेस्ट पे रहता है, इन जनरल बड़ा वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 होती है, तो उस केस में बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन बेटा v² को आप f/u - f का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, एक केस और बेटा कि मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है वी ओ वेलोसिटी से, तो आपकी जो इमेज होगी ना बेटा वो भी ऐसे जाएगी, वो भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैग्निफिकेशन तो आप याद कर चुके हो, मैग्निफिकेशन था -v/u। ये लो बेटा, बड़ा ये मैग्निफिकेशन जो -v/u आया है, इसको हमने वैसे भी याद कर रखा है f/f - u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बेटा ये वाला फॉर्मूला कब है और ये वाला फॉर्मूला कब है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मोशन हो तो ये वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूला अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट अगेन क्या पता बेटा कहाँ कब काम आ जाए। आपके पास अगर मान लीजिए कि बेटा कोई मिरर है ऐसे और उसका फोकस है यहाँ कहीं लेट से ऑब्जेक्ट है, लेट से बड़ा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ कहीं बड़ा लेट से इमेज है। ठीक है, लेट से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की मान लीजिए कि फोकस से दूरी है x और इमेज की बड़ा लेट से फोकस से दूरी है y। तो न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी,
फोकस से इमेज की दूरी इज ऑलवेज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। क्या पता बेटा कभी किसी सवाल के अंदर ना जो डिस्टेंसेज हैं वो मिरर से ना दे हो और प्रिंसिपल फोकस से दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आंसर्स निकाल सकते हो। फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी हो और फोकस से अगर इमेज की दूरी पूछी हो तो आप सीधा का सीधा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर से सारा का सारा काम कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज नोन एज योर न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है बच्चों, याद रखोगे इस बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा बेटा, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई इंटरफेस है और ये बेटा उसका नॉर्मल है। इस इंटरफेस के इस तरफ लेट से बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n2 है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की कोई लाइट ऐसे आई, यूं। ये जो लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी बेटा, मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगा। अब ये लाइट जो है ये दूसरे मीडियम में जाएगी, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरे मीडियम में जो जाएगी इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ भी सकती है, नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। नॉर्मल की तरफ तब मुड़ेगी जब n2 की वैल्यू n1 से ज़्यादा होगी। नॉर्मल से दूर तब जाएगी जब n2 की वैल्यू n1 से छोटी होगी। लेट्स से मैंने इस रे को रिफ्रैक्शन के बाद यूं जाता हुआ मान लिया। इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है बेटा, इट इज r। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में किस तरह से रिलेटेड है सुनिएगा। यहां पर अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां पर अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर v2 है तो एक स्नेल्स लॉ है जिससे हम i और r को रिलेट कर सकते हैं। दैट इज साइन i बाई साइन आर इज इक्वल्स टू लाइट की यहां पर स्पीड क्या है डिवाइड बाई लाइट की यहां पर स्पीड क्या है। यहां पर जो लाइट की स्पीड है उसे हम लिख सकते हैं c अपॉन n1। यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम लिख सकते हैं c अपॉन n2। n1 n2 जो है ये इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। और जैसे हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास इक्वेशन कम्स आउट टू बी n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r। दिस इज योर बेसिक स्नेल्स लॉ। हालांकि ये भी अपने आप में स्नेल्स लॉ है, थोड़ा और सिंप्लीफाइड है क्योंकि अक्सर सवालों के अंदर ना लाइट की वेलोसिटी ना दे रखकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। कोई मुझसे अगर पूछ ले कि सर रे कितना डेविएट हुई है तो मैं बोलूँगा कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रे यूँ निकलती, रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए रे इधर की तरफ मुड़ गई है। दिस इज योर डेविएशन। डेविएशन आपके पास है r माइनस आई। यही रे अगर इधर मुड़ती तो मैं बोलता i माइनस आर। तो डेविएशन के लिए ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े ना करके तो अपन ऐसे बोलते हैं मॉड ऑफ r माइनस आई। सिंपल, ठीक। ऐसे काम अपना बड़े आराम से बन जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अपेरेंट डेप्थ। मान लीजिए कि बेटा यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी तो उन रेज का एक बार रिफ्रैक्शन होगा। कहाँ से कहाँ रिफ्रैक्शन होगा, n1 से n2 होगा। इस कारण से ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें हल्की सी ऊपर या हल्की सी नीचे दिखाई दे सकती है डिपेंडिंग ऑन n1 और n2 की वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है वो है do और इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहां कहीं नजर आ रही है। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं नजर आ रही है और सरफेस से इस इमेज की जो डिस्टेंस है लेट्स से आपके पास वो di है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस डिवाइडेड बाई एन रिलेटिव। सर ये एन रिलेटिव क्या है बेटा, एन रिलेटिव है कहां से डिवाइडेड बाई कहां को। कहां से रे आ रही है n1 से, कहां को जा रही है n2। बस ठीक है, इतना सा काम है। इससे हमारा काम बड़े आराम से बच जाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर do से बड़ी आ गई तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा इमेज जो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। ये बड़ा हम एक तरीके से ये जो डिस्टेंस है इसको हम शिफ्ट भी कह सकते हैं। बड़ा दिस विल बी ऑफ कोर्स do माइनस di
डी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, दिस इज 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव का बड़ा अर्थ समझ गए, कहाँ से डिवाइड बाई कहाँ को, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से फ्लैट सरफेस पर रिफ्रैक्शन अगर हो रहा हो तो इमेज किस तरह से बनती है, सॉरी इमेज कहाँ बनती है, ये हम बड़े आराम से बता सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज नॉर्मल शिफ्ट। सुनना बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है ट्रांसपेरेंट, इसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एन है। यहां कहीं आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं कोई ना कोई ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर तक रे पहुंचने से पहले इस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एयर टू ग्लास, एक बार बड़ा ग्लास टू एयर। इन दोनों रिफ्रैक्शन के बाद इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां नजर ना आके यहां नजर आएगी। जहां कहीं नजर आएगी, बड़ा माउस है, आई लिख देता हूं, आई मतलब इमेज। इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की एक तरीके से ये इमेज है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे आगे नजर आएगी। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। प्यारे वाले बच्चों क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट। प्रूव करना चाहता प्रूव कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी इस पैरेलल स्लैब की थिकनेस इंटू 1 - 1 अपॉन एन। एन मतलब बेटा क्या, एन मतलब इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट इज बड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। मान लीजिए कि बड़ा आपके पास ये कोई सरफेस है और ये इस सरफेस का लेट से नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपके पास डेंसर मीडियम है और ये आपके पास रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मान लीजिए कि मैंने कोई ना कोई रे ऐसे भेज दी, डेंसर मीडियम से ऐसे भेज दी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे रिफ्रैक्शन होगा बड़ा ऑफ कोर्स रे जो होगी आपकी वो ऐसे मुड़ जाएगी, आर बड़ा आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा आएगा। सर क्यों बड़ा आएगा, स्नेल्स रूल लगा दो, एन डी साइन आई इज इक्वल्स टू एन आर साइन आर। तो मेरे पास आ गया साइन आर इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन एन आर इंटू साइन आई। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रेयर का कम, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा 1 से बड़ा आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि आर की वैल्यू आई से बड़ी आएगी, तो रे ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे दूर की तरफ। अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा, कभी ना कभी बड़ा आपका आर जो है वो 90 हो जाएगा। अब ये 90 कब हो जाएगा, तब सिचुएशन एक बार देखना, जब 90 हो जाएगा तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये बड़ा सरफेस, ये नॉर्मल, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बढ़ते 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 यहाँ पर इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 हो जाना चाहिए। तो रे यहाँ पर निकलेगी तो सही, लेकिन ऐसे बिल्कुल सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलेगी, ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। बड़ा सी मतलब क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकालना आसान सा काम है, बड़ा स्नेल्स रूल लगाना, एन आर इंटू साइन 90 शुड बी इक्वल टू एन डी इंटू साइन सी। इससे मेरे पास बड़ा साइन 90 तो 1 होता है, तो मेरे पास आ गया है साइन सी इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन डी, ठीक है। अभी तक बेटा जैसे जैसे आप आई बढ़ा रहे थे आर बढ़ रहा था, अब आर बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। अब आर की वैल्यू 90 से बड़ी तो हो नहीं सकती। अब अगर आपने इस डेंसर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा रखा तो रे जो होगी वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस से मीडियम में पलट कर आ जाएगी, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज TIR। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास रेयर मीडियम, ये आपके पास डेंसर मीडियम और ये आपके पास लेट से बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल, और हमने
इस तरह से कोई रे भेज दे, इस तरह से कोई रे भेज दी और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा रख दिया तो बेटा अब आर की वैल्यू 90 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो रे पलट कर वापस आ जाएगी। रे पलट कर वापस आ गई तो इसे हम बोल देंगे कि अब ये रिफ्लेक्शन हो गया है, और ये नए प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे बड़ा रिफ्लेक्शन हम पहले से पढ़ते हैं तो वैसा ही रिफ्लेक्शन है, और वैसा अगर रिफ्लेक्शन है तो ये वाला एंगल आई तो बड़ा ये वाला एंगल भी आपका आई। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आप इस तरह से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर अगर इंसिडेंस करोगे तो रे उधर न जाकर मीडियम में वापस लौट कर आ जाएगी, और दिस रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप याद रखोगे इस बात को, कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क तो आपको ये लगा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म। बड़ा प्रिज्म की थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई बातें उसमें हैं, फिर भी एक बात सुनना। बड़ा प्रिज्म ऐसे ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, उसका बड़ा कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा। ऐसे मान लीजिए कि बेटा मैंने कोई रे ऐसे इंसिडेंट कर दी, ये इंसिडेंट रे है, अगर कुछ ना होता ना तो बेटा ये जो रे है ना ये यूँ निकल जाती ऐसे, कुछ ना होता तो रे यूँ निकल जाती, बट वी नो इट वेरी वेल कि कुछ तो होगा, बड़ा कुछ तो होगा। इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो रे बड़ा ऐसे नॉर्मल की तरफ हल्की सी मुड़ जाएगी, तो ये जो रे है ये बड़ा हल्की सी ऐसे नॉर्मल की तरफ, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। तो एक रिफ्रैक्शन तो आपका ये हुआ, फिर से ये आपका रहा कोई ना कोई बड़ा नॉर्मल, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और अगली बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो रे बड़ा हो सकता है कि ऐसे निकल जाए, फाइनली बड़ा आपकी रे ऐसे निकल गई। ठीक है, सिंपल सी बात कहूँ तो ये आपके पास बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल को मैं R1 बोल देता हूँ। I से R1 निकालना कितना आसान काम, यहाँ से यहाँ स्नेल्स लो। ठीक है, ये R1 होगा तो बड़ा मैं इस एंगल को R2 बोल देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि R1 और R2 का सम ज्योमेट्री से आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, वो इस प्रिज्म के ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। ये ऊपर वाला जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, और जो ज़्यादा यूज्ड वर्ड है ना वो एपेक्स एंगल है। तो I से R1 आ गया स्नेल्स लॉ से, R1 से R2 आ गया ज्योमेट्री से, और R2 से ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा, इसे हम एंगल ऑफ एमरजेंस बोलते हैं। अगेन यहाँ से आपका स्नेल्स लॉ, यहाँ से यहाँ स्नेल्स लॉ, यहाँ से यहाँ ज्योमेट्री, यहाँ से यहाँ स्नेल्स लॉ, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। रे जानी चाहिए थी एक्चुअली ऐसे, अब रे जा रही है एक्चुअली ऐसे, तो इसका मतलब रे को आपने मोड़ दिया इधर की तरफ, जितना एंगल मोड़ दिया बड़ा ये आपका डेविएशन है। डेविएशन बाय ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट कि इट विल बी I प्लस E माइनस ए, इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस माइनस ए। I सवाल में दे रखा होगा, A सवाल में दे रखा होगा, E हम निकाल लेंगे। सर कैसे? स्नेल्स लॉ, ज्योमेट्री, स्नेल्स लॉ, बड़ा आराम का काम है, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो कभी मिनिमम डेविएशन की बात पूछ ले सवाल के अंदर, तो उस केस में हमारा I और E जो होगा वो सेम हो जाएगा। अगर I और E सेम हो गया तो R1 और R2 सेम हो जाएंगे, लेकिन R1 और R2 का सम तो A है, तो ऑफ कोर्स R1 और R2 दोनों की वैल्यू A/2 हो जाएगी। तो कभी अगर मिनिमम डेविएशन अगर आपसे पूछ ले तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि उसके लिए हमारे I और E की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो R1 और R2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों का सम तो A है ही, तो ऑब्वियस बात है कि बेटा दोनों की वैल्यू A/2 हो जाएगी। इससे आपका मिनिमम डेविएशन का जो सवाल है वो बड़े आराम से सही हो जाएगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो प्रिज्म पे आप बड़े आराम से सारा काम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट इज स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। बेटा मान लो कि प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा, वो जो एपेक्स एंगल है ना वो बहुत 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 छोटा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका n हो, तो ऐसे केस में तो आप अच्छा बहुत छोटा मतलब ये एपेक्स एंगल मान लो कि 8 डिग्री से कम हो, उस केस में डेविएशन के बिना कोई चिंता के ऐसे लिख दिया करो कि डेविएशन इज इक्वल्स टू n - a, सॉरी
n-1 इंटू ए क्या बेटा, ये आपका एपेक्स एंगल है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा ना जब बेटा आपका एंगल जो है वो ऐसे 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसा हो, ठीक है। बड़ा एंगल हुआ बड़ा, फिर तो मैंने वो जैसे समझाया ना वैसे ही आई से R1 निकालो, R1 से R2 निकालो, R2 से E निकालो और डेविएशन को I प्लस E माइनस ए लिखो, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए। मैंने इसके ऊपर एक वाइट लाइट गिरा दी, मैंने इसके ऊपर बड़ा एक वाइट लाइट गिरा दी। तुम तो जानते बड़ा अगर कुछ ना होता ना तो ये सारी की सारी जो लाइट है ये ऐसे सामने की तरफ निकल जाती, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये कि वाइट लाइट के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब होते हैं, ठीक है, सारे कलर्स होते हैं। मैं लिख भी दूँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे वैसे लगातार वेवलेंथ बढ़ती है। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस कलर के लिए इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। तो इसका मतलब वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। इस कारण से जो वाइट लाइट है ना उसमें वायलेट वाला जो कलर होगा ना वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाएगा और रेड वाला कलर वायलेट वाला कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाएगा और रेड वाला कलर सबसे कम डेविएट हो जाएगा। तो जैसे मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि साफ ना बने बट इट विल बी ओके। ये आपका वायलेट कलर है, ये इतना डेविएट हो गया। वायलेट कलर जो डेविएट हुआ है ना बेटा मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, डेविएशन ऑफ वायलेट। इसको आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म फॉर वायलेट -1 इंटू ए। रेड वाला भी डेविएट होगा बेटा, रेड वाला थोड़ा सा कम होगा, रेड वाला थोड़ा सा कम होगा, रेड वाला बेटा ऐसे होगा, रेड वाला ऐसे होगा और रेड वाला डेविएट होगा। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कितना है -1 इंटू एपेक्स। इस कारण से अच्छा बाकी सारे कलर कहाँ हैं? बाकी सारे कलर बेटा ऑफ कोर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे के सारे ऐसे ऐसे। अब होगा क्या कि ये जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। वो जो दो एक्सट्रीम रेस है ना इनके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। मतलब दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। और एंगल ऑफ डिस्पर्जन बेटा कितना जाएगा? मेरे ख्याल से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आ जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आ जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आ जाएगा। डेल्टा वी भी पता है, डेल्टा आर ही पता है बेटा, मेरे ख्याल से सोल्व करते ही ये एन वी माइनस एन आर इंटू ए आ जाएगा। ये बेटा आपके पास एंगल ऑफ डिस्पर्जन आ जाएगा। हम डेविएशन में निकाल सकते हैं हर कलर का और ऐसे सारा का सारा काम कर सकते हैं। अच्छा इस तरह के सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि सर मीन डेविएशन क्या होगी, तो मीन हम मानते हैं येलो को। येलो की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल बीचों बीच आती है, तो हम येलो वाले कलर का डेविएशन निकाल लेते हैं। येलो वाले कलर का डेविएशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास फॉर येलो -1 इंटू ए। तो कोई मीन डेविएशन पूछे तो ये, एंगल ऑफ डिस्पर्जन पूछे तो वो। एक टर्म और होती है जिसे हम डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं बड़ा, जिसे हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं एंड इट इज डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। डिस्पर्जन तेरे पास आ गया है एन वी माइनस एन आर इंटू ए और मीन डेविएशन आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1 इंटू ए। ए से ए बेटा आपका क्या हो गया? कैंसिल। डिस्पर्सिव कोई पावर पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना है। एन वी, एन आर, एन वाई ये सब आपको सवाल के अंदर दे रखे होंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एन वाई ना दे रखा हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एन वी प्लस एन आर बटे 2, या तो बड़ा दे रखा होगा, ना दे रखा हो तो आप बड़े आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलूँगा, है ना। अगर मान लो कि कभी है ना दो
प्रिज्म ऐसे लगे हो, दो प्रिज्म ऐसे लगे हो, ऐसे लगे, तो उस केस में ना आप नेट डेविएशन निकालने के लिए ऐसे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर सकते हो, और नेट डिस्पर्जन निकालने के लिए ऐसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेटा कल को कोई दो प्रिज्म ऐसे पड़े हो, एक प्रिज्म ऐसे पड़ा हो, दूसरा प्रिज्म ऐसे पड़ा हो, ऐसे केस में आप नेट डेविएशन निकालने के लिए मॉड ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करना, मतलब इसके डेविएशन में से इसके डेविएशन को माइनस कर देना, और नेट डिस्पर्जन निकालने के लिए बड़ा इसके डिस्पर्जन में से इसके डिस्पर्जन को माइनस कर देना। मान लो कभी सवाल के अंदर किसी ने ऐसा बोल दिया कि सर मुझे जीरो डिस्पर्जन चाहिए, तो इसको जीरो कर देना। सर मुझे जीरो मीन डेविएशन चाहिए, तो मीन डेविएशन को जीरो कर देना, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि इस केस में दो प्रिज्म अगर ऐसे पड़े हों तो डेविएशन और डिस्पर्जन जुड़ेंगे, इस केस में डेविएशन और डिस्पर्जन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इतने इस फैक्ट से हमारा काफ़ी हद तक काम बन जाता है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी हमें याद होना चाहिए। मान लीजिए बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई बेटा u, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आई लेट से u, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम इमेज बोल देंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस तरह से है n2 बाई वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। हालांकि जेई मेन लेवल पर अगर कोई बच्चा इस तरह के फॉर्मूला को छोड़ भी दे तो कोई बहुत बड़ा पाप ऐसा है नहीं, बट फिर भी बेटा अगर मान लो कोई टफ सवाल आया तो इस फॉर्मूले पे आ सकता है। दो सवाल भी अगर इस फॉर्मूले पर अगर आप कर लोगे तो फिर आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाएगा। n1 जहां से रे आ रही है, n2 जहां को रे जा रही है, जहां जिस मीडियम से रे आ रही है वो n1, जहां जा रही बेटा वो n2। u और v आप जानते बेटा ऑब्जेक्ट के और इमेज के कोऑर्डिनेट्स। रे अगर इस तरफ आ रही है तो इस वाले साइड को प्लस बोलेंगे बेटा, इस वाले साइड को हम माइनस बोलेंगे। ये जो r है ये बेटा एक तरीके से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे बेटा मान लो कि ये आपका कर्व्ड सरफेस है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आया है, पॉजिटिव वाले साइड में है तो आर को पॉजिटिव रख देंगे। यही सरफेस अगर यूं होती तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर की तरफ होता तो उसको अपन माइनस रख देंगे। दो सवाल भी अगर फॉर्मूले पे करोगे ना तो वो प्लस माइनस बड़े आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। साइन कन्वेंशन है वही, रे जिस तरफ आ रही है उधर वाली साइड प्लस, उधर वाली साइड माइनस। फिर देख लिया करो कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, राइट में है, उस हिसाब से आपके सारे के सारे काम बड़े आराम से बन जाएंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज थिन लेंस। बेटा लेंस का आपका हल्का फुल्का आइडिया है। ऐसे बीच से अगर मोटा हुआ तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और अगर ऐसे बीच से पतला हुआ तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो बेटा हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बेटा, बाहर आपके पास एयर है, बाहर बेटा आपके पास एयर है। मान लीजिए बेटा रेज जा रही हैं ऐसे, रेज अगर इधर जा रही हैं तो ये वाली साइड बेटा प्लस और ये वाली साइड माइनस। इस वाले सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 लिख दूंगा, इस वाले सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं r2 लिख दूंगा। अरेंजमेंट का जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग बड़ा एयर है, -1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तो लिखा नहीं, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अगेन बेटा ये जो r1 और r2 है इनको साइन के साथ लिखना है। चेक किया करो कि ये r1 पॉजिटिव वाले साइड में है या r2 पॉजिटिव वाले साइड में है, नेगेटिव वाले साइड में है।
पॉजिटिव वाले साइड में है तो बड़ा प्लस लिख देना, नेगेटिव वाले साइड में है तो माइनस में लिख देना। तो R1 R2 विद साइन आपको लिखने हैं। ये जो 1/4 फोकल लेंथ है इसको हम पावर भी कहते हैं, हमारे लेंस की पावर भी बेटा हम 1/f को ही बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी बात थी, कोई बहुत टफ बात तो नहीं थी। नेक्स्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ, इसकी अगर बात करें, कॉन्वेक्स लेंस को अगर दिखाना चाहो तो बेटा ऐसे दिखा सकते हो, कॉनकेव लेंस को अगर डायग्राम में दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस की बेटा फोकल लेंथ अक्सर पॉजिटिव आती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ अक्सर नेगेटिव आती है। रेज बेटा मान लीजिए कि अगर ऐसे आई है, यू आई है, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। अगर रे बेटा मान लो कि ऐसे आई है, यू आई है, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कई बच्चे इसको इधर ले जाने के बाद भी फॉर्मूला याद रख लेते हैं और कहते हैं कि सर v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f। बड़ा ऐसे भी बच्चे इसको फॉर्मूला को याद रख लेते हैं। ठीक है, कई बच्चे बड़ा सारी प्रैक्टिस ही ऐसे करते हैं, कई बच्चे बड़ा सारी प्रैक्टिस ही ऐसे करते हैं, या तो इससे प्रैक्टिस कर लिया करो या इससे कर लिया करो, फिर आदत पड़ जाती है। जिन बच्चों को इससे आदत पड़ गई ना वो हमेशा इसी से करते रहते हैं, जिनको इससे आदत पड़ गई वो हमेशा इसी से करते रहते हैं, मर्जी बेटा आपकी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले पे ना थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, अगेन जैसे ही 4-5 सवाल करोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ इस बात के बड़े आराम से फील आना आपको स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। अगेन बेटा अगर मान लीजिए कि आपके पास ये लेंस है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ कहीं बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है YO और इसकी इमेज लेट्स से बेटा यहाँ कहीं है, ये बेटा इमेज है और इसका y कोऑर्डिनेट है लेट्स से YI। तो हम यहाँ पर एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन कर देते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज v/u। v/u को हम बड़ा चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, v/u को क्या लिख सकता हूँ f अपॉन u प्लस f अपॉन u प्लस f, ये आपके पास मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी है जब ऑब्जेक्ट ऐसे हो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हुई बड़ा फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इधर वाले पॉइंट को a मान लो, इधर वाले को b मान लो। a वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f से निकाल लो। b वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f से निकाल लो, बड़े आराम से काम बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज़ करना है जब बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी है। मैं एक बात और बोलूँगा बेटा, हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया है वो v/u आया है। इसका मतलब v और u का अगर साइन सेम हुआ, u और v का अगर सेम साइन हुआ तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव आएगा और जो इमेज आएगी बेटा आपकी वो इरेक्ट आएगी। अगर u और v का साइन जो है वो अगर अपोजिट हुआ तो मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव आएगी और ये आपके पास जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड जाएगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, जैसे इस केस में रेज आ रही है इस तरफ, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड माइनस, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, इमेज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो आपका u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, इसी कारण से तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज आपकी नीचे है। ठीक है, तो ऐसा आप बड़े आराम से सारी बातें रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना चाहो ना तो इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की एक साथ ही प्रैक्टिस कर लो। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, और पता लगाओ कि इमेज कहाँ बनी, कितनी बड़ी बनी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे 4-5 सवाल करते ही बढ़िया प्रैक्टिस बन जाएगी साइन कन्वेंशन वगैरह की। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मान लीजिए बच्चों कि 2 या 3 लेंस अगर आस पड़ोस में ऐसे नज़दीक नज़दीक पड़े, बिल्कुल एकदम पास पड़े, एक की फोकल लेंथ है f1, एक की फोकल लेंथ है f2, एक की फोकल लेंथ है f3, तो आप इन तीनों लेंसेज को सारी कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकते हो
और उसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि उस इक्विवेलेंट लेंस की जो पावर होगी इट विल बी पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3। इन तीनों लेंस को मैं एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसकी फोकल लेंथ होगी f इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ी है, कोई बेटा उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पड़ा मान लो, ये तीनों लेंस मिलकर इस ऑब्जेक्ट के जहाँ पर इमेज बनाएंगे, ये इकलौता लेंस इस ऑब्जेक्ट की वही इमेज बड़े आराम से बना देगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हो जब बड़ा ये लेंसेज आपस में एक दूसरे के इतने नज़दीक नज़दीक पड़े हो, पास पास पड़े हो, अदरवाइज थोड़ा ठीक है ऐसा नहीं कर सकते, है ना। चलिए बच्चों समझ ही गए, ये तो बहुत ही आसान सा ही पॉइंट था। नेक्स्ट इज बेटा ह्यूमन आई के बारे में 2-3 बातें बताता हूँ। हमारे जो आँख है बेटा उसका जो डायमीटर है वो बेटा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, और पीछे ये बेटा आपका एक तरीके से स्क्रीन रहेगा, जो भी इमेज बनेगी बेटा वो यहाँ कहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं है तो आई का जो लेंस होगा वो हमेशा बेटा इमेज आपकी यहाँ बनाएगा। तो रेज अगर इस तरफ आएंगी तो ये वाले साइड बेटा प्लस और ये वाले साइड माइनस। ये जो आई का जो लेंस है ये इमेज हमेशा बेटा 2.5 बनाएगा, तो इसका मतलब वी तो फिक्स ही हो गया, पॉजिटिव साइड में 2.5। सर यू क्या लिखूंगा बेटा, यू इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या नज़दीक है। ऑब्जेक्ट मान लो स्टार है तो बहुत दूर है, तो उस केस में यू को बेटा मैं -∞ लिख दूंगा। मान लो बेटा ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है, मान लो कि आंख से 50 सेंटीमीटर दूर है तो -50 लिख देना। सर माइनस क्यों, क्योंकि रेज इस तरफ आ रही है, ये लेंस है, ये वाले साइड प्लस तो ये वाले साइड माइनस। सबसे नज़दीक हमारी आंख के पास में जो ऑब्जेक्ट आ सकती है बेटा वो कितनी आ सकती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक अगर मैं ऑब्जेक्ट को और लेके आऊँगा फिर हमें वो ऑब्जेक्ट धुंधली नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, एंड द नेम इज वेरी लिटरल। ये वो लीस्ट डिस्टेंस है आंख से जिससे हम चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं। इससे नज़दीक अगर लेके आओगे फिर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि बड़ी तो नज़र आए लेकिन साफ नज़र ना आए। तो यू की बेटा वैल्यू तो ठीक है, मेरे ख्याल से -∞ से लेके -25 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन वी आपका फिक्स हो गया है 2.5 सेंटीमीटर। इससे हम आई की फोकल लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं कोई पूछे तो। आई के अंदर बेटा 4 तरह की बेसिक बीमारियां हो सकती हैं। एक है मायोपिया, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें इंसान को नज़दीक का तो नज़र आता है, नज़दीक का मतलब बेटा 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हो तो वो तो नज़र आती है, दूर की ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आती। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है। इसको दूर करने के लिए बेटा आई के जस्ट पास में हम कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेते हैं, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पावर नेगेटिव होती है, ऐसा लेंस अपन यूज़ कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो है ये अक्सर बड़ी उम्र में होती है, जैसे एज 45-46 साल के आसपास आती है तब जाके ये बीमारी होती है, एंड इट इज़ फार साइटेडनेस। इसमें दूर की चीज़ तो साफ दिख रही है, नज़दीक की नहीं दिख रही। मान लो आप अखबार लेके पढ़ रहे हो तो वो अखबार आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। ये बच्चों में नहीं होती, ये थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे मेरे को हाइपरमेट्रोपिया नहीं है तो मैं 25 सेंटीमीटर पर रख के किसी चीज़ को बड़े आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन मान लो किसी बड़े आदमी को मान कि है ना हाइपरमेट्रोपिया है तो वो 25 सेंटीमीटर पर रखकर अखबार नहीं पढ़ पाएगा। हो सकता है कि वो 40 सेंटीमीटर पर रख के फिर अखबार ढंग से पढ़ पाए, लेकिन जैसे वो 40 पर अखबार रखेगा तो अखबार दूर चला गया, तो फिर जो अक्षर होंगे वो आंखों पर कम एंगल बनाएंगे तो वो दिखेंगे नहीं, वैसे नहीं दिखेंगे, साफ तो दिखेंगे लेकिन छोटे हो जाएंगे तो उस कारण से नहीं दिखेंगे। तो इस कारण से उनको स्पेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, और जो स्पेक्ट्स लगाने पड़ते हैं वो आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में नज़दीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। ये किसको होगा, अब यार देखो मान लो कोई बच्चा है ना, और मान लो कि उसको ऐसे 12-13 साल की एज के अंदर ही मान लो कि मायोपिया हो गया, और उसको ना सिर्फ नज़दीक की चीज़ साफ नज़र आती है और दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। अब वो बच्चा अगर मान लो कि आंखों का ढंग से अगर ध्यान नहीं रखेगा तो जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी, और वो बच्चा अगर मान लो कि आगे जाके 45-46 साल का होगा तब उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। उसको मायोपिया तो पहले से था, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, फिर उसको नज़दीक का भी नज़र नहीं आएगा, साफ का भी दूर का भी नज़र नहीं आएगा। तो उनके जो स्पेक्ट्स होते हैं बड़ा उनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों एक साथ लगा दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि ऊपर कॉन्वेक्स लगा दिया, नीचे कॉनकेव लगा दिया, ऐसे लगा देते हैं उनके अंदर, तो उनको थोड़ी और परेशानी आती है।
एक और बेटा एस्टिग्मेटिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि ना हमारी जो आंखें होती हैं ना वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती, और इस कारण से इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता आंख का, और इस कारण से वर्टिकल चीज़ों को देखने के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो, और हॉरिजॉन्टल चीज़ों को देखने के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है। और इस कारण से अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ी तो ऐसे है, ठीक है, और जिस बच्चे को एस्टिग्मेटिज्म होगी हो सकता है कि उसको ये वाली ऑब्जेक्ट ऐसी नजर आ रही हो, ये तो सही नजर आ रही हो और ये वाली सही नजर ना आ रही हो, तो इनके लिए हम सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज करते हैं। इनके लिए हम सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल ग्लासेस हैं, जैसे लेंस जो हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है, उनका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर तरफ सेम रहता है। जो हमारे सिलेंड्रिकल ग्लासेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम नहीं रहता, और इसके लिए बड़ा हम सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है, कभी काम आ सकता है। जेई के अंदर एग्जैक्टली जो मैंने बोला है इस बात पे सवाल पहले से पूछ रखा है, अदरवाइज मैं बोलता है इतनी सब बातें। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा किसी ऑब्जेक्ट को, छोटी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बहुत ही हाई फाई चीज नहीं होती बेटा, ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बड़ा एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। बहुत डिटेल में अगर थ्योरी पढ़ना चाहो तो बड़ा मैंने आपको पढ़ाई रखी है, और अगर सिंपल अगर फॉर्मूले से अगर काम चलाना चाहो तो आप ये याद रख सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा वो होगा d/f। डी तो तुम जानते हो 25 सेंटीमीटर, और f मतलब बड़ा उस लेंस की फोकल लेंथ, बड़ा d मतलब वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मान लो कि सिंपल माइक्रोस्कोप 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आपके पास आ जाएगा 25/5, 5। ठीक, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो आ सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप से या फिर बड़ा हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस से, उसकी वैल्यू होगी 1 + d/f। डी आप जानते हो बेटा, एफ जो भी अपने लेंस यूज कर रखा है उसकी फोकल लेंथ। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से अगर काम चलाना चाहो तो बेटा ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक है, आप इसे याद रख सकते हो। बाकी बेटा ऑफकोर्स है ना, सवाल तो मिनिमम और मैक्सिमम पर ज़्यादा पूछते हैं, हो सकता है कि कोई सवाल आए तो सीधे आप वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल लो। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम 2 लेंसेज यूज करेंगे बेटा, 2 लेंसेज यूज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट के पास होगा, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे और उसकी फोकल लेंथ बोलेंगे हम ऐसे FO। दूसरा हम बोलेंगे आई पीस, जो हमारी आंख के पास होगा उसकी फोकल लेंथ बेटा हम बोलेंगे FE, उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, FE। इसमें मान लीजिए कि बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा मान लो कि इस तरह से UO है, इस लेंस ने बेटा मान लीजिए कि इसकी इमेज यहाँ कहीं बना दी, और ये डिस्टेंस मैंने बेटा एक बार के लिए लिख दी VO। ठीक है, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले केस के अंदर, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले केस के अंदर आपके पास ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये आपके पास आएगी FE। ठीक है, और ये जो लेंस होगा ये बेटा, इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये ऑब्जेक्ट बेटा अगर मान लो कि फोकल लेंथ पर पड़ा है तो ये इमेज बहुत दूर बना देगा ऐसे, और हमारी आंखों को बहुत दूर 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 इमेज नजर आएगी, और हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगी। यहाँ पर कोई मुझसे पूछ ले कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा मैग्निफिकेशन विल बी M1 × M2। M1 मतलब पहले वाले लेंस ने का मैग्निफिकेशन कितना है, पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन बेटा तुम सीधा बोल सकते हो VO/UO, और इस लेंस का ये एक तरह से हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना वो है। मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में इसका हो जाएगा सीधा सीधा बेटा D/FE, D/FE, सिंपल D/FE। ये कहानी बेटा कब की है, ये कहानी है आपके मिनिमम मैग्निफिकेशन की। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में क्या होगा, बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में अगेन M1 × M2 ही होगा, लेकिन M1 जो होगा ना वो तो बेटा वापस से VO/UO होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट्स का जो रेशियो है वो। लेकिन ये जो लेंस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है एक तरीके से, उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 + D/FE। तो ये हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ये आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा।
जो थ्योरी है वो तो बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की थ्योरी है, इसको बहुत हाई फाई थ्योरी नहीं है, बट अगर आप कम समय के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूले भी अगर याद रख के जाओ तो कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है, थोड़ा लेंथ ऑफ ट्यूब जो है ना वो हमेशा दोनों लेंसेज के बीच की दूरी होती है। जैसे इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्यों पूछेगा तो मैं VO प्लस FE बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर भी दो लेंस होंगे बेटा। जैसे मान लो कि हम मून देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, तो उनको देखने के लिए जो एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसकी फोकल लेंथ FE, एक बड़ा हमारे पास आंख के पास होगा उसे हम बोलेंगे FE। ये बड़ा हमारे आंख के पास एक मिनिमम मैग्निफिकेशन, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इस केस में दोनों लेंसेज के बीच की जो दूरी है जिसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं बड़ा, उसकी वैल्यू आएगी FO प्लस FE और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी -FO अपॉन FE। मैग्निफिकेशन आएगा -FO अपॉन FE। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है और आई पीस की फोकल लेंथ जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। माइनस साइन ये बता रहा है कि मून हमें उल्टा नजर आएगा अगर हम मून को देखेंगे तो, है ना। अगर हम मान लो प्लूटो देखेंगे तो हमें उल्टा नजर आएगा, लेकिन ठीक है हम इस केस में मोस्टली प्लैनेट्स वगैरह देखते हैं, तो अगर हम उनको अगर उल्टा देख भी लेंगे तो कोई खास बड़ा इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में आपके पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है बड़ा उसमें एक हल्का सा चेंज आएगा। -FO अपॉन FE के बाद में 1 प्लस FE अपॉन DB आ जाएगा। FE क्या है आई पीस की फोकल लेंथ, FO क्या है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ, D क्या है बड़ा मैं आपको सिखा चुका हूँ। D जो है वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। अक्सर आपको सवाल के अंदर दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो 25 सेंटीमीटर आप उसको यूज़ कर लेना। ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन से आपका मोस्टली काम बन जाएगा। अगर मान लो कि कभी कोई गैलीलियन टेलीस्कोप आ गया लिखा हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बड़ा जो आपका आई पीस है ना वो आपका कॉन्केव लेंस यूज़ कर लेंगे तो उसकी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव बटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, उस केस में आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसके लिए आपका कोई खास ऐसे अलग से कुछ और जानने की ज़रूरत ऐसी है नहीं। इतने से फॉर्मूले याद रख के हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। आई रियली होप बड़ा सारे बच्चे इन बातों को समझ गए होंगे। लेकिन खैर बातें बताना आसान है, हर बात आपने बढ़िया से लिख भी ली होगी, लेकिन आपको बड़ा हर फॉर्मूले पे इक्का दुक्का सवाल तो करने ही चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। कल अपन प्रैक्टिस के अंदर भी कोशिश करते हैं कि ना हर फॉर्मूले पर वो इक्का दुक्का सवाल तो करें, हालांकि फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा है। अगर किसी फॉर्मूले पर अगर हम सवाल क्लास में प्रैक्टिस में नहीं करा पाए तो DPP के अंदर करा देंगे। DPP में अगर मान लो कि सारे सवालों की प्रैक्टिस ना होगी तो टेस्ट में पूछ लेंगे, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूले आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हम पूछ ही लेंगे।